क्लास 10th में आज कृतिका भाग 2 से हम लोग पढ़ेंगे जॉर्ज पंचम की नाक। इस पाठ को कहानीकार कमलेश्वर ने लिखा है। आप जानते हैं कि इस पाठ में जॉर्ज पंचम की नाक में नाक को केंद्र में रख करके ये कहानी लेखक ने लिखा है। बच्चों, हमारे समाज में आप जानते हैं कि नाक जो होता है वो इज्जत का सवाल होता है। बातचीत में आप अक्सर सुनते हैं, लोग कहते हैं कि ये हमारी नाक का सवाल है। तमाम हिंदी में मुहावरे नाक पर लिखे गए हैं। नाक का कटना, नाक काटना, नाक न होना, ये तमाम हिंदी के मुहावरे हैं। और सभी इन हिंदी के मुहावरों पर का मतलब यही है कि नाक जो है वो हमारे समाज में इज्जत का सिंबल, इज्जत का प्रतीक रही है। इसी मुहावरे को लेकर कमलेश्वर ने इस पाठ में एक व्यंग्यात्मक शैली पर, यानी नाक पर व्यंग करते हुए कहानी की रचना की है। अब दूसरा आपको ये जानना है कि जॉर्ज पंचम है कौन। आप जानते हैं कि जॉर्ज पंचम जब हमारा देश गुलाम था, अंग्रेज़ों के अधीन था, तो इंग्लैंड से जॉर्ज पंचम भारत आया 1911 में। और जब वो भारत आया तो उसकी बहुत ज़्यादा स्वागत उन लोगों ने किया जो भारत में रहते हुए अंग्रेजी मानसिकता के गुलाम थे। खूब भव्य स्वागत किया जॉर्ज पंचम का। यहाँ तक कि स्वागत के साथ साथ उस पर तमाम गीत, गाने, कविताएं लिखी गईं। और उसके बाद देश आज़ाद हो गया। जॉर्ज पंचम की मूर्ति यानी लॉट दिल्ली में बनाई गई, अभी भी है वो। और उसी के बाद जब देश आज़ाद हो गया तो अभी भी बहुत से लोग यहाँ ऐसे हैं जो अंग्रेज़ तो चले गए लेकिन अंग्रेज़ों की मानसिकता के आज भी गुलाम हैं। देश आज़ाद होने के बाद अभी भी वो अंग्रेजी मानसिकता के गुलाम बने हुए हैं। अभी भी अंग्रेजी संस्कृति, अंग्रेजी कल्चर उनके आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कहानीकार लेखक कमलेश्वर इसी बात को इस कहानी में बुनते हैं और बुनते बुनते ये भी सवाल खड़ा कर देते हैं कि जो हमारे देश की पत्रकारिता है, मीडिया है, वो भी किस तरह से व्यावसायिक हो गई है, स्वार्थी हो गई है। वो भी अपना स्वार्थ साधना चाहती है और स्वार्थ साधने के लिए ऐसे लोगों को कितना महिमा मंडित करती है। लेकिन कहानीकार कहानी लिखते लिखते अंततः जो है इस व्यावसायिक पत्रकारिता के विरुद्ध है। व्यावसायिक पत्रकारिता को कभी भी वो सपोर्ट नहीं करता है। तो ये कहानी का उद्देश्य है जिसको कमलेश्वर ने लिखा है। अब होता क्या है इस कहानी में? होता कहानी में ये है कि देश तो आज़ाद हो गया। आज़ाद होने के बाद इंग्लैंड से महारानी एलिजाबेथ सेकेंड द्वितीय अपने पति के साथ उनका भारत आगमन होता है। वो भारत आना चाहती हैं और भारत के साथ पाकिस्तान, नेपाल का वो भ्रमण करना चाहती हैं, देखना चाहती हैं। अब ये जब प्रोग्राम उनका बनता है तो इंग्लैंड की मीडिया में रोज़ खबर छपती है कि महारानी एलिजाबेथ भारत के दौरे पर जाने वाली हैं, जाएंगी
तो कौन कौन उनके साथ जाएगा, कैसा उनकी वेशभूषा होगी, कैसा उनका वस्त्र होगा, कौन कैसे कपड़े पहनेंगी, नेपाल जाते समय कौन सा कपड़ा पहनेंगी, भारत जाते समय कौन सा कपड़ा पहनेंगी, पाकिस्तान जाते समय कौन सा कपड़ा पहनेंगी। ये सारी चर्चाएं मीडिया में खूब छपती हैं इंग्लैंड में, और उस अखबार की कटिंग भारत में भी खूब चलती है, खूब दिखाया जाता है। स्वागत के लिए उनके मीडिया भी खूब में छप रहा है, खूब जोर से तैयारियां हो रही हैं। सारी सड़कें दिल्ली की एकदम टूटी फूटी, नालियां गंदगी साफ की जा रही है, सड़कों को एकदम जवान किया जा रहा, तरोताज़ा, बिल्डिंगों की रंगाई पुताई हो रही है, यानी स्वागत की भव्य तैयारी है। इससे अंदाज़ा आपको ये लगना चाहिए कि जब भी किसी देश का बड़ा कोई लीडर किसी देश में जाता है तो कितनी ज़्यादा तैयारियां होती हैं। इतना ही नहीं, उनके साथ उनका खानसामा, उनके साथ उनका दर्जी, उनके साथ उनके बॉडी गार्ड और उनके साथ उनके जो असिस्टेंट हैं, ये सब अखबारों में खूब छप रहे हैं। इतना ही नहीं, रानी एलिजाबेथ के महल में रहने वाले कुत्तों की भी तस्वीर अखबार छाप रहा है। सबको महिमा मंडित मिल रहा है। ये देखिए अखबार का रूप, यही दिखाना चाहते हैं कमलेश्वर। अब जब सारी इस बात की तैयारी हो रही है, सारे हुक्मरान परेशान हैं कि एलिजाबेथ आ रही हैं, कहीं उनकी तैयारी में रत्ती भर भी कोई कमी न रह जाए, तब तक इसमें एक बहुत बड़ा सवाल आ जाता है। सवाल ये आ जाता है कि जो जॉर्ज पंचम की लाट यानी मूर्ति लगी हुई है इंडिया गेट के बगल में, उस मूर्ति की जब देखा जाता है कि उसकी नाक ही जो है गायब हो गई है मूर्ति से। तमाम अस्त्रधारी, हथियार बंद सुरक्षा कर्मियों की देख रेख होने के बाद भी कैसे जॉर्ज पंचम की नाक गायब हो गई। ये देखकर जो हुक्मरान यहाँ के हैं वो बदहवास हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं कि अरे बाप रे बाप, अब क्या होगा। रानी एलिजाबेथ आएंगी और जब देखेंगी कि जॉर्ज पंचम जो इंग्लैंड का शासक यहाँ पर था उसकी नाक ही गायब है, तब तो नाक इज्जत का सवाल है और उनकी इज्जत चली जाएगी। आनन फानन में क्या होता है बच्चों कि मीटिंग बुलाई जाती है, ऐसे लोग तुरंत इकट्ठा होते हैं और सभापति इकट्ठा होते हैं, हुक्मरान इकट्ठा होते हैं और चिंता व्यक्त करते हैं कि किस प्रकार से जॉर्ज पंचम की नाक को तुरंत ही रानी एलिजाबेथ के आने से पहले इसको लगा करके दुरुस्त कर दिया जाए। दिल्ली में एक मूर्तिकार को बुलाया जाता है। मूर्तिकार कलाकार है लेकिन पैसे से लचर है। पैसा ऐसी मजबूरी होती है आदमी की कि उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। देखता है कि सभी लोग चिंतित बैठे हैं, किसी की आंख नम है, किसी का चेहरा उदास है, सबकी नाक का सवाल आ गया है कि क्या होगा अगर रानी एलिजाबेथ आएंगी और उस स्टैचू मूर्ति को देखने जाएंगी। मूर्तिकार एक सलाह देता है कि इसकी नाक तो लग सकती है, लेकिन पहले बताना ये होगा कि ये जो लाट है, ये मूर्ति है, किस पत्थर से बनी हुई है। उसी पत्थर की नाक जब उस पर लगेगी तो जाकर के पता नहीं चलेगा कि जॉर्ज पंचम की नाक कट भी गई थी। मीटिंग के सभी सदस्य इस बात को मानते हैं कि ठीक है, बताओ क्या होगा इसके लिए। वो कहता है कि मुझे भारत के सभी पहाड़ी इलाकों में जाने का खर्च दिया जाए, मैं सारे पहाड़ों पर जाऊंगा और उस पत्थर से मिलते हुआ पत्थर लेकर के आऊँगा जिससे इसकी नाक बनाई जा सके। मीटिंग में सभी लोग उसको इजाज़त दे देते हैं, उसके खर्च का प्रबंध कर देते हैं। अब वो पूरे भारत के पहाड़ी इलाकों में घूमता है, हर प्रदेश में जाता है, पहाड़ी इलाकों में जाता है, जॉर्ज पंचम की मूर्ति के पत्थर से मिलता जुलता पत्थर तलाशता है, लेकिन कहीं उसको पत्थर नहीं मिलता। वह लौटकर वापस आता है और बताता है लोगों को
कि मैंने तो भारत के कोने कोने में पहाड़ी क्षेत्रों इलाकों में मैं गया, लेकिन कहीं भी मुझे जॉर्ज पंचम की मूर्ति से मिलता जुलता पत्थर मिला ही नहीं। इसका मतलब तो ये है कि ये पत्थर भारतीय नहीं है, जिस पत्थर से ये लाट बना है, मूर्ति बनी है, ये तो विदेशी है। अब इस बात को सुन करके सब हक्का बक्का हो जाते हैं कि समय कम है, अब क्या होगा, अब कहाँ जाना पड़ेगा, कैसे होगा। सब चिंतित होते हैं, परेशान हो जाते हैं। तब जो होता है, मूर्तिकार फिर क्या करता है, एक उन लोगों को बुलाया जाता है कि सरकारी कर्मचारियों को बुलाया जाता है मूर्तिकार के कहने पर, और कहा जाता है पुरातत्व विभाग को बुलाया जाता है कि जल्दी ही इस बात का पता लगाया जाए कि जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति बनी हुई है ये विदेश में कहाँ से आई थी, किस पत्थर की थी। सारी फाइलें खोली जाती हैं, फाइलों के पेट चीरे जाते हैं, यानी फाइलें उल्टी पलटी जाती हैं, खा चुकी हैं फाइलें, लेकिन पता चलता है कि नदारत किसी भी फाइल में इस बात का कोई भी संकेत नहीं मिल पाता है कि ये पत्थर कहाँ से आया है और ये पत्थर किस प्रकार से इससे मूर्ति बनाई गई है। अब चिंता का और विषय हो गया, सब सोच में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। तो इसके बाद जब सब सोच में पड़ जाते हैं तो फिर मूर्तिकार जो है, कलाकार है, लोगों को एक सुझाव देता है कि ऐसा करते हैं कि आप लोग, एक सलाह मैं दे रहा हूँ, लेकिन इस सलाह पर एक शर्त है। शर्त ये है कि ये बात कोई जानने न पाए। मैं देश में जा रहा हूँ और देख रहा हूँ कि तमाम मूर्तियाँ जो देश में महापुरुषों की लगी हुई हैं, उन मूर्तियों में से किसकी नाक जो है वो जॉर्ज पंचम की नाक से मिलती है। मैं उस मूर्ति से उस नाक को काट कर लाऊंगा और जॉर्ज पंचम की नाक पर फिट कर दूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन शर्त यह है कि कोई जाने न पाए, कोई जानने न पाए, अखबार न जानने पाए। सभापति चिंतित तो होते हैं, हुक्मरान चिंतित तो होते हैं कि कहीं अगर पोल खुल गई तो क्या हुआ, लेकिन कहते हैं जाओ बड़ी सावधानी से इस बात का पता लगाओ कि कौन सी मूर्ति की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से मिल रही है। किस मूर्तिकार निकल पड़ता है पूरे देश में ऐसी मूर्ति की तलाश में जिस मूर्ति की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से मिल रही हो। सबसे पहले वो मुंबई जाता है। मुंबई जाने में दादा भाई नौरोजी, तिलक, शिवाजी, सबकी मूर्तियों की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से मिलाता है। पता चलता है कि सबके नाक की जो साइज है वो जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी है। अर्थात जॉर्ज पंचम की नाक का मतलब इज्जत से भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और देशभक्तों की नाक का सवाल बड़ा है, उनकी इज्जत बड़ी है। इसके बाद गुजरात जाता है, वहाँ पर वो गांधी जी की मूर्ति देखता है, वहाँ पर वो सरदार पटेल की मूर्ति देखता है, वहाँ पर वो राजा राम मोहन राय की मूर्ति देखता है। वहाँ भी पाता है कि अरे वहाँ भी क्या हुआ कि महादेव देसाई की मूर्ति देखता है और पाता है कि वहाँ पर भी सबकी नाक जो है जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी है। इसके बाद वो बांग्लादेश पहुँचता है, वहाँ टैगोर जी की मूर्ति, सुभाष जी की मूर्ति देखता है। उन लोगों की नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक से मेल नहीं खाती है। फिर वो बिहार, उत्तर प्रदेश होते हुए मैसूर, केरल, पंजाब, सारे देश की मूर्तियों का भ्रमण करता है। किसी भी मूर्ति की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से मेल नहीं खाती है। दिल्ली लौट आता है, आकर के सबको बताता है, जो हुक्मरान बैठे हैं, जो रानी एलिजाबेथ के स्वागत की तैयारियों में लगे हुए हैं, उनको बता रहा है कि किसी की भी नाक में पूरे देश की मूर्तियों का दौरा कराया, छान मारा, सबकी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी है। अब क्या किया जाए? अब वो और चिंतित हो जाता है, सबके माथे पर बल पड़ जाता है। ये नाक बड़ी होने का क्या मतलब है?
यानी जॉर्ज पंचम की इज्जत से भारत देश के सभी महापुरुषों की नाक यानी इज्जत बड़ी है, किसी की नाक मेल नहीं खाएगी। ये व्यंग है इसमें। एक अंतिम सुझाव और देता है कि ऐसा करिए कि अगर आप कहिए तो मैं फिर जो है बिहार जाता हूँ। बिहार में 1942 में वहाँ के सेक्रेटेरिएट में कुछ शहीद बच्चों की मूर्तियाँ लगी हुई हैं जो देश की आज़ादी की जंग लड़ते लड़ते शहीद हुए हैं। देखता हूँ कि क्या उन बच्चों की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से मेल खाती है। स्वागत में लगे हुए सारे हुक्मरान इजाज़त दे देते हैं कि जाओ। बिहार आता है, वहाँ शहीद बच्चों की मूर्तियों के पास जाता है, उनकी भी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से मेल नहीं खाती है। यानी इस देश के छोटे छोटे बच्चे भी जो देशभक्ति, देश की आज़ादी के लिए शहीद हो गए हैं, उनकी भी इज्जत, उनकी भी शान, उनका भी मान जॉर्ज पंचम की नाक से, जॉर्ज पंचम के से बड़ा है। अब क्या किया जाए? अब तो और समस्या खड़ी हो गई कि कहीं भी जॉर्ज पंचम की नाक के बराबर नाक नहीं मिल रही है। चिंतित मूर्तिकार, कलाकार लोगों से कहता है कि अब तो कोई उपाय नहीं सूझ रहा, समय नज़दीक आ रहा है। एक उपाय और मेरे दिमाग में आ रहा है, वह ये है कि अगर कहिए तो 40 करोड़ देश की समय आबादी है, मैं देश में उन लोगों के पास जाऊं और देखूं कि किसी जिंदा आदमी की नाक अगर जॉर्ज पंचम की नाक से मिल जाए तो मैं उसकी नाक काट करके जॉर्ज पंचम की नाक पर लगा दूं। लेकिन ये काम तो बड़ा रिस्की है, बड़ा खतरनाक है, इसके लिए बड़ी सावधानी की ज़रूरत है। किसी को कानो कान खबर न चले। इस बात पर, इस शर्त पर अगर आप इजाज़त दें तो मैं काम करूं। मरता क्या नहीं करता, हुक्मरानों ने इज्जत दे दिया इसके लिए भी। जाओ, मूर्ति के पास एक तालाब था, तालाब सूख गया था, जल्दी जल्दी उसकी साफ़ सफाई कराई जाती है, पानी भरवाया जाता है, इसलिए कि जिंदा नाक जब इस पर लगाई जाएगी तो कहीं नाक, जिंदा नाक जो है सूखे के कारण, सूखे तालाब के कारण सूख न जाए। इसलिए पानी रहेगा तालाब में तो नमी रहेगी और नाक जल्दी सूखेगी नहीं, रानी एलिजाबेथ की आने तक। होता यही है। मूर्तिकार जाता है और जाते जाते खोजता है, बड़े ढूंढने के बाद उसको कोई जिंदा नाक मिल जाती है और ला करके वह नाक लगाता है उस मूर्ति में, उस बुत में, बुत माने मूर्ति में लगा देता है। अखबारों में ये खबर छापा जाता है कि जॉर्ज पंचम की नाक मिल गई है और उस मूर्ति पर, उस लाट पर ऐसी नाक जिंदा लगाई गई है जिसको पहचानना मुश्किल है कि असली है कि नकली है। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल नकली नाक जॉर्ज पंचम की लगा दी गई है। और उस दिन अखबार में यह खबर छपती है और कोई खबर नहीं छपती है, न किसी के समारोह की, न किसी उद्घाटन की, न किसी के स्वागत की, न किसी के आगमन की। किसी तरह की अखबार में कोई खबर नहीं है, खाली यही खबर है। यही अखबार की व्यावसायिक मानसिकता है, यही अखबार का स्वार्थीपन है जिसके विरुद्ध कहानी में कमलेश्वर खड़े होते हैं और पूरी कहानी में ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से अखबार भी जो हैं वो व्यावसायिक हैं। जब कोई बड़ा नेता चलता है दूसरे देश में, कोई बड़ा लीडर जाता है तो नेता ही नहीं, उसके कुत्ते तक की तस्वीर भी छापी जाती है और बड़ी बड़ी घटनाएं देश में होती हैं, बड़े बड़े अन्याय लोगों पर होते हैं, मजबूरों पर होते हैं, लेकिन उसकी तरफ मीडिया का कोई भी निशान निगाह नहीं है, कोई भी ध्यान नहीं है। इस तरह पूरा का पूरा मीडिया भी किस तरह से व्यवसायी है। अब इसमें बच्चों यहीं पर ये कहानी कमलेश्वर की ख़त्म होती है, लेकिन संकेत क्या है कि किस तरह से सरकारी फाइलें नदारत हैं, किस तरह से सरकारी पैसे का फिजूल खर्ची होती है। मूर्तिकार पहाड़ों के लिए जाता है, मूर्तियों से नाक काटने जाता है और दौड़ता रहता है। किस तरह से जब कोई नेता आता है तभी गलियों मोहल्लों की साफ सफाई की जाती है, नाक का सवाल समझ लिया जाता है और ज्यों ही वो चला जाता है फिर आप देखते होंगे कि गली मोहल्ले में वैसे ही गंदगी फैल जाती है। तो इन सारी व्यवस्था पर
नाक, जॉर्ज पंचम की नाक के सहारे बहुत करारा चोट किया है कमलेश्वर ने इस कहानी में। पूरी की पूरी शासन व्यवस्था को, शासन तंत्र के खोखलेपन को और अंग्रेजी मानसिकता की गुलामी को बहुत ही बेबाकी से इस कहानी में रखा गया है। इस कहानी को यहीं हम पूरा करते हैं। धन्यवाद।